हाँ जी, तो कल हमने मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की थी। मैंने हालांकि कल भी आपको थोड़ा बताया था कि देखो थोड़ा नया टॉपिक है, आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा ध्यान देना। जब हम ये कहते हैं कि मिडाइवल का हमारे राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, तो हम उसको सिंपली एक शब्द में बोलते हैं कि वो व्यवस्था हमारी सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। क्या थी सामंती व्यवस्था? तो सामंती व्यवस्था ये थी कि सबसे बड़ा भाई राजा बन जाया करता था और अपने बाकी भाइयों को लाइफ सर्वाइवल के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए तथा प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हैंडल करने के लिए भूमि आवंटित करता था, लैंड एलोकेट किया करता था। वो जो लैंड एलोकेट की जाती थी, भूमि आवंटित की जाती थी, उस भूमि को बोलते थे जागीर या ठिकाना। जिस बंदे को वो जागीर या ठिकाना मिलता था उसको बोला करते थे सामंत। उसको क्या कर दिया करते थे? सामंत कर दिया करते थे उसको। फिर बात आई आगे कि राजा और सामंत के बीच में रिलेशन कैसे हुआ करते थे। जैसे कि जेम्स टोड कहता है कि हमारे राजा और सामंत अर्थात किंग और फ्यूडल लॉर्ड के बीच में स्वामी और सेवक, मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन हुआ करते थे। पर हम कहते हैं कि नहीं, हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है वो ब्रदरहुड पर आधारित था, बंधुत्व पर आधारित था। तो क्या राजा सबका मालिक नहीं था? हम कहते हैं नहीं, राजा फर्स्ट एमंग द इक्वल्स था। राजा केवल समकक्षों में प्रथम हुआ करता था। राजा मालिक नहीं है, एक लंबी लाइन में राजा सबसे आगे खड़ा है, बाकी भाई सबके उसके पीछे खड़े हैं। तो क्या वो राज्य राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है? कि ना ना, वो राज्य सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर है, कलेक्टिव हेरिटेज है। इसलिए जब भी लड़ाई की जरूरत पड़ेगी सारे भाई दौड़ के जाएंगे कि बपोती है हमारी। किसी ने कहा कि जब मुगलों के कांटेक्ट में आ गए थे तो मुगलों में तो मनसबदारी थी, और मनसबदारी में तो 5,000 का, 3,000 का, 4,000 का, ये तो हायरार्की होती है। हमने कहा कि जी, मुगलों के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी व्यवस्था भी कुछ कुछ वैसी हो गई थी और हायरार्की आनी शुरू हो गई थी, हायरार्की आनी शुरू हो गई थी। पर फिर भी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, हमारा जो मूल ढांचा था, वो एज इट इज बना रहा था, यथावत बना रहा था। तो क्या था तुम्हारा मूल ढांचा? तो हम कहते हैं हमारा जो मूल ढांचा था वो टेंट के समान था। जिस प्रकार शादी का टेंट होता है, जिसमें एक बीच का पिलर होता है, साइड में 4 पिलर होते हैं। आप यूं मान लीजिए कि बीच का पिलर राजा है और साइड के जो पिलर है वो सामंत है। कोई भी पिलर हिलेगा तो टेंट पे, या मैं कहूं तो प्रशासनिक व्यवस्था पे असर पड़ेगा। पर यदि बीच का पिलर निकल गया तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, उसमें आमूलचूल बदलाव आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था या हमारी सामंती व्यवस्था सैगोत्रीय रक्त संबंधों पर आधारित एक व्यवस्था थी। राजा ज्यादातर अपने ही गोत्र के ब्लड रिलेटिव्स को वो ठिकाने बांटा करता था। हमने और कहा, अगर हमने कहा कि हमारे राजा और सामंत के बीच के जो रिलेशन थे वो सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थे, रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी। कौन किसको क्या देता है? तो हमने कहा राजा सामंतों को सम्मान देता है, सामंत राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा कि राजा वो कौन कौन से सम्मान देता है। तो हमने कहा साहब, एक सम्मान तो यह है कि यदि कोई सामंत दरबार में आएगा तो राजा खड़े होकर उसको ग्रीट करेगा, राजा खड़े होकर उसको अभिवादन करेगा। हम उसे ताजीम कहा करते थे। कुछ सामंत ऐसे थे जिनके दरबार में आने पर राजा खड़े होकर उनका अभिवादन करता, इसको ताजीम बोलते। यदि केवल आने पे खड़ा हो तो एकेवड़ी ताजीम, आने और जाने दोनों पर खड़ा हो तो दौड़ी ताजीम। कई सामंत ऐसे थे कि जब वो आते तो राजा खड़ा तो नहीं होता, अपनी सीट पर बैठा रहता, पर वो सामंत राजा के पास पहुंचकर अपनी तलवार को राजाओं के घुटनों की टच करता, राजा अपना हाथ पसारता था, बाह पसारता था, कंधे थपथपाता, शाबाश।
अपना आदमी है। वहां पसाव बोलते थे इसको। कुछ सामंत ऐसे थे कि वो जब आते तो राजा अपनी सीट पर बैठा रहता, सामंत पास में आके सेम प्रक्रिया दोहराता जो वहां पसाव में थी। अपनी तलवार को राजा की घुटनों के टच करता, राजा उसके कंधे थपथपाता, और इस बार कंधे को थपथपाने के बाद राजा उस हाथ को अपने हृदय के लगा लिया करता था, दिल से, हार्ट से लगा लिया करता। राजा उसको कहना चाहता था कि तुम्हारा स्थान मेरे यहां है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो वाली फीलिंग राजा उसको दिलवाना चाहता था। ये हमने पढ़ा कि राजा द्वारा सामंतों को दिए जाने वाले कुछ सम्मान थे। मैंने और बताया था कि राजा कभी भी किसी सामंत को तू तड़ाके से बात नहीं किया करता था। अक्सर वो इनको आदर सूचक संबोधनों से संबोधित किया करता था। काका जी, भाई जी, जो भी उनके बीच में रिलेशन हुआ करता था, उस रिलेशन से उनको पुकारा करता था। आज अपने यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो हम मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया था, थोड़ी सी कुछ बातें बची हुई है जो मैं आपको वापस बता दूं। पुराना मैं रिवीजन करा दूं जल्दी आपका, कि मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था हमारी सामंती व्यवस्था थी, जिसमें एक बड़ा भाई राजा बनता, अन्य भाइयों को भूमि दी जाती, जिस भूमि को जागीर या ठिकाना कहा जाता था। जिस भाई को जागीर मिलती थी उसको सामंत कहा जाता था। जो सामंत हुआ करता था उसको जीवन निर्वाह तथा प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए भूमि दी जाती थी। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी, जिसमें सहगोत्रीय रक्त संबंधियों को ये भूमि वगैरह बांटी जाती थी। जेम्स टोड कहता है कि यूरोप में राजा और सामंत के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध हुआ करता था, वहीं हमारे ऐसा नहीं था, और हमारे जो राजा था वो समकक्षों में प्रथम हुआ करता था, और राजा तथा सामंत के जो संबंध थे वो सम्मान और कर्तव्य पर आधारित हुआ करते थे। हमने ये भी पढ़ा कि मुगलों की मनसबदारी आने के बाद हालांकि हमारी जो सामंती व्यवस्था थी उसमें हायरार्की आ गई थी, पद सोपान आ गए थे, लेकिन फिर भी उसका मूल ढांचा हमेशा टेंट के समान बना रहा, जिसका कि जो बीच का स्तंभ है वह तो राजा होता था और अन्य जो स्तंभ हुआ करते थे वो सामंत होते। किसी एक स्तंभ के हिलने से व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया करते थे। हमने आगे पढ़ा कि सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थे, तो राजा सामंतों को सम्मान दिया करता था। जैसे सामंत के आने पर राजा खड़ा होता था, और कई बार आने तथा जाने दोनों पर खड़ा होता, तो आने पर खड़ा होता तो एकेवड़ी ताजीम, आने जाने दोनों पर खड़ा होता तो दौड़ी ताजीम हुआ करती थी। राजा सामंत के कंधे थपथपाया करता था, वहां पसाव बोलते, कंधे थपथपा के अपने हाथ को पास में लगा लेता तो उसको हाथ कुरब बोला करते थे। सामंत राजा को जो भू राजस्व जमा करवाता था उसको रेख, सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व रेख था। जितना पट्टे के में लिखा होता था वह एस्टिमेटेड होता था, वो तो पट्टा रेख कहलाता था। जितना वास्तव में जमा करवाया जाता था उसको भरतू रेख कहते थे। राजा जो था, सामंत जो था, वो राजा को युद्ध और शांति के समय अपनी सहायता पहुंचाया करता, सेवाएं दिया करता था। युद्ध के समय सेना लेके जाता और शांति के टाइम में वर्ष में एक बार जाके राजधानी में उपस्थित होता। राजा अलग अलग प्रकार के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया करता था। इसके बदले में उसको किसी प्रकार के पैसे नहीं मिलते थे, एकमात्र अपवाद जैसलमेर था। सामंत की गद्दी पर बैठते समय राजा को जो टैक्स दिया जाता वो उत्तराधिकार शुल्क था। ये जागीर का नवीनीकरण शुल्क हुआ करता था। मेवाड़ में इसको कैद, खालसा, तलवार, बंधाई और नजराना कहते। मारवाड़ के अंदर इसको हुक्मनामा और पेशकशी कहा करते थे। जैसलमेर में ये भी नहीं लगता था। युवराज की प्रथम शादी के टाइम जो टैक्स देना पड़ता वो नजराना था। राजकुमारियों की शादी के टाइम जो टैक्स था वो न्योतकर था। युद्ध के टाइम में जो कर लिया जाता वो गनीम बराड हुआ करता था। जागीरें 4 प्रकार की होती। राजा यदि अपने निकट संबंध, सगे संबंधियों को बांटता, भाई बंधुओं को बांटता, सामंत जागीर वंशानुगत होती थी। यदि वो कर्मचारियों को देता अपने, तो उसको अपने मुत्सदी जागीर, मुत्सदियों को देता तो हुकूमत जागीर कहते थे, अवंशानुगत होती थी। शहीदों को जो जागीर दी जाती वो भौम जागीर थी, दोनों प्रकार की हो सकती थी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह ब्राह्मणों को दी जाती वो शासन जागीर होती थी। कर मुक्त भूमि होती इसलिए उसको माफी जागीर कहा करते थे। सामंत, मेवाड़ में 3 प्रकार के सामंत थे। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, जिनमें सोलंबर प्रमुख था। सोलंबर के राजा को राजतिलक का अधिकार था, सेना का सेनापति होता था, राणा के साथ साथ सभी गैजेट्स पर साइन किया करता था, राणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालता था। सेकंड में 32 सामंत हुआ करते थे। थर्ड में 100 से अधिक सामंत थे, जिनको गोल के सामंत कहा जाता था। मारवाड़ में प्रथम श्रेणी में राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत थे, जिनको राजवी कहते, रेख चाकरी हुक्मनामा से बरी रहा करते थे। द्वितीय श्रेणी में जो सामंत हुआ करते थे, सेकंड में जो सामंत हुआ करते थे उनको सिरदार कहा करते थे। जो 3 पीढ़ी के अलावा अन्य सामंत थे जिनमें राजा के शादी ब्याह हुआ करते थे, वो गिनायत सामंत हुआ करते थे, और प्रशासनिक कर्मचारियों वाले मुत्सदी हुआ करते थे। बीकानेर में बीका के वंशज प्रथम में थे। बीका के अलावा अन्य जो राठौड़ थे वो द्वितीय में थे, और बीका के आने से पहले वहां जो जातियां निवास करती थी उनमें से जब सामंत बनाए गए तो उनको तृतीय के अंदर कर दिया गया। आमेर के राजा पृथ्वीराज ने अपने 12 भाइयों में 12 कोटड़ी विभाजन कर दिया था। और जैसलमेर में राजा हरराज ने अपने डावी मिसल और जीवनी मिसल बनाई थी। और आपके कोटा के अंदर 30 प्रमुख सामंत थे, जिनमें हाड़ा चौहान अधिक थे, जो राजा के साथ
मुगल दरबार में रहते वो तो आपके हजूर थी होते, और जो देश के अंदर रहते वो देश थी सामंत हुआ करते थे। भूमिय सामंत, जो शहीदों को यदि भूमि मिलती तो वो जो सामंत बनते भूमिय सामंत थे, जिनसे राजा कोई ना कोई छोटे मोटे काम करवाया करता था। ग्रासिया सामंत, जिनको सैनिक सेवा के बदले में वो भूमि दी जाती थी, और इनकी सैनिक सेवा में किसी भी प्रकार की कमी आने पर इनसे भूमि छीन ली जाती थी। राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। सभी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक शक्तियां उसमें निहित होती, पर वो निरंकुश नहीं था। उस पर धर्मशास्त्रों का, नीति का दबाव रहता था। वो पुरोहितों के, सामंतों के, युवराज के सहयोग से शासन किया करता था। राजा यदि अल्पवयस्क है तो जो राजमाता थी वो शासन संभाला करती थी। राजा को प्रशासनिक और सैनिक सलाह देने का काम प्रधान जी किया करते थे, जो कि आपके कोटा और बूंदी में दीवान या फौजदार कहा जाता था उनको बीकानेर के अंदर और भरतपुर में मुख्तियार कहते थे, जयपुर में मुसाहिब कहते थे, और मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में उनको प्रधान जी कहा जाता था। दीवान जी वो हुआ करते थे जो राजस्व संबंधी सलाह दिया करते थे, परगनों में हाकिम की नियुक्ति किया करते थे, और राजा यदि देश से बाहर है तो वो जो है आपके वो देश दीवान कहलाते थे, राजधानी को संभाला करते थे, महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। जो राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखते थे, राजकीय सामान का क्रय विक्रय किया करते थे, राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए खानसामा या मीरसामा हुआ करता था। इस पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती, जिसका अगला प्रमोशन दीवान के रूप में होता था। सेना के भर्ती, अनुशासन, प्रशिक्षण के बारे में जो पता लगाते थे वो बख्शी हुआ करते थे। इनको घोड़ों की चिकित्सा की जानकारी होना आवश्यक हुआ करता था। इनकी सहायता के लिए नायब बख्शी होता था, जो सेना तथा किलों पर होने वाले खर्चों का ध्यान रखता था और रेख का हिसाब किताब भी रखता था। मुगलों के कोतवाल के समान नगर प्रशासन संभालने वाला अधिकारी सिकदार हुआ करता था, जो गैर सैनिक अधिकारियों के या कर्मचारियों के खर्चों की भी ध्यान रखता था। मीर मुंशी हुआ करता था। राजा यदि राजा को लेटर लिखे तो उन लेटरों को खरीदा कहते, राजा यदि सामंतों को लेटर लिखे तो उनको रुका कहा जाता था। ठिकाने का एक प्रतिनिधि राजधानी के अंदर रहता था, इसे वकील कहते थे। जो किलों की रक्षा करते वो किलेदार हुआ करते थे, और जो डोडी पर खड़े रहते उनको डोडीदार कहा जाता था। कुछ इतनी बातें हमने पढ़ी थी।